नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। आप सभी का स्वागत है। एक्यूरेट योगा की अपनी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, ऐप के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको गूगल प्ले स्टोर ईज़िली मिल जाएगा। उसको ओपन करेंगे। सर्च बार में आप सर्च करेंगे एक्यूरेट योगा। जैसे ही आप एक्यूरेट योगा सर्च बार में सर्च करेंगे, तो आपको ऐप दिखाई देगी एक्यूरेट योगा की। उसे आप ओपन करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐप को ओपन करेंगे तो ऐप ओपन होगी। जैसे ही ऐप ओपन होने पर आपको अपना फ़ोन नंबर भरना होगा। आप इसमें जल्दी से अपना फ़ोन नंबर भर देंगे, जो भी नंबर है आपका। तो जो ओटीपी होगा उस ओटीपी को यहाँ फिल कर देंगे आप। ओटीपी फिल करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं। दोस्तों, स्टूडेंट बटन पर आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे और गेट स्टार्टेड इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही तो आपको अपना नेम फिल करना होगा। नेम के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी। फिर उसके बाद में रजिस्टर कर देंगे आप। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा CSIR UGC नेट। आप इस पर क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। ओके, उसके बाद में आप जैसे ही ऐप में जाएंगे तो आपको नीचे बैचेस दिखाई देंगे, होम दिखाई देगा और स्टोर दिखाई देगा। तो स्टोर पर आप क्लिक करेंगे। स्टोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स दिखाई देगा। कोर्स में आप जो कोर्स दिया गया है उसे आप परचेज करेंगे। इसमें जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट स्टेट पूछा जाएगा। आप जहां से भी हैं वहां से आप टिक कर देंगे। सपोज आप दिल्ली से हैं, मैं दिल्ली सिलेक्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करते हैं। फिर आपसे बाइंग का ऑप्शन आएगा। आप गूगल पे से या फोन पे से, आप जिस तरीके से आप पे करना चाहते हैं, इसमें वैलेट से, यूपीआई आईडी से, नेट बैंकिंग, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट होगी, पेमेंट होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सपोज किसी भी यूनिट को आप ओपन करते हैं, तो इसको ओपन किया जैसे फर्स्ट यूनिट को, तो आपको यहाँ पर यूनिट 1 की सारी वीडियोस नीचे मिल जाती है। जो भी सारे लेक्चर्स हैं मैंने सारे के सारे इसमें रख दिए हैं। सारे यूनिट 1 में आपके कवर हो गए टॉपिक। तो इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपके दिख रहा होगा ये ब्लू बटन है, जिससे आप इस पर क्लिक करके वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप अपनी YouTube की वीडियोस को डाउनलोड करते हैं ऐप में, ऐसे ही इन वीडियोस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है जिन बच्चों के लिए नेटवर्क की दिक्कत होती है या नेटवर्क की वजह से जो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते। तो उन बच्चों को यहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और नेटवर्क कम होने के बावजूद आप इनको ऑफलाइन डाउनलोड लगा दीजिए और फिर बाद में जब आप चाहें तब इन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं बिना कोई डाटा खर्च किए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके लिए यूजीसी नेट JRF के जितने भी सिलेबस है वो मैंने सारा का सारा इस ऐप में डाल दिया है। इसके साथ में ही हमारी प्रतिदिन डेली लाइव क्लास भी चलती है। तो उनको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो उनको भी आप कर सकेंगे इसी ऐप के साथ में, इन्हीं चार्जेस में। तो दोस्तों, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए और डाउनलोड कीजिए। RBC WBC हमने अच्छे से देख लिया था। फिर हमारा प्लेटलेट्स टॉपिक था। प्लेटलेट्स में मैंने बताया था कि इनको हीमोसाइटोब्लास्ट सेल द्वारा इनका निर्माण होता है, मतलब ब्लड सेल्स के द्वारा निर्माण होता है इन बोन मैरो। इनकी संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास एवरेज होती है। मैंने फिर बताया है कि आपको ये रट्टा नहीं लगाने की 2.5 लाख ही होंगी। ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक नॉर्मल रेंज होती है इनकी। ठीक है, एवरेज निकालते तो 2.5 लाख आ गई है। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे। इनका जीवन काल लगभग टाइम जो है 8 से 10 दिन तक का होता है। इनका मेन काम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स इनका नाम होता है। थ्रोम्बो का मतलब ही है थ्रोम्बो कुछ भी आ जाए, थ्रोम्बो क्या के, चाहे प्रोटीन लगा हो, थ्रोम्बोकाइनेज हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो, कुछ भी हो। थ्रोम्बो का मतलब है क्लोट करवाने वाला कोई भी फैक्टर, ब्लड रक्त को जमाने वाला, रक्त का थक्का जमाने वाला कोई भी। तो थ्रोम्बोसाइट सेल इनका नाम है। तो मतलब रक्त का थक्का जमाने का ये काम करेंगे। रक्त का थक्का जमाने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, रक्त ऐसे नहीं जम जाता है एकदम से पड़ा पड़ा, है ना। जैसे हमारी चोट लगती है तो वो प्रोसेस से गुजरता है कुछ, है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो वो स्टेप्स जो होते हैं, उन स्टेप्स की जो प्रोसेस है उसका नाम देते हैं हीमोस्टैसिस। तो ये प्रोसेस का नाम जरूर नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीमोस्टैसिस, है ना, स्टैसिस, हीमोस्टैसिस। ये प्रोसेस का नाम रख लेंगे, रक्त का थक्का जमाने की क्रिया, द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग नोन एज हीमोस्टैसिस। क्लियर? कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है। प्लेटलेट्स में फिर मैंने बताया था कल अच्छे से आपको, बहुत ही
समझाने की कोशिश की थी कि जैसे ही मान लो आपको रक्त का ये 4 फैक्टर बताए थे, एक कैल्शियम होता है, विटामिन के होता है, सेल प्लेटलेट्स होती है, प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन होता है। कैसे काम करता है? जैसे मान लो कि ये आपकी कोई भी ब्लड वेसल्स है, अगर समझ में आ जाए तो प्रिय मित्रों बहुत अच्छी बात है ना? आप सब्जेक्टिव तरीके से ही समझ जाएंगे इसको। अगर ना समझ में आए तो ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ आ ही गई है जो मैंने बताया है। ये आपकी कोई भी ब्लड वेसल है जिसमें आपका ब्लड जा रहा है ना, फ्लो कर रहा है। इस ब्लड वेसल के अंदर आपको पता है कि रक्त है ना, ब्लड है इसमें, और ब्लड के अंदर आपके ब्लड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है यहाँ पर, इस ब्लड में सब कुछ है ना, ब्लड है, इस ब्लड में सब कुछ है। सब कुछ का मतलब आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पीएल लिख देता हूं मैं, है ना, प्लाज्मा भी है, प्रोटीन भी है, अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम भी है, विटामिन के भी है, सब कुछ है। इवन इसके बावजूद ये जो है ब्लड जमता नहीं है, हमारा रक्त का थक्का नहीं बनता। कारण क्या है इसका, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो मेन चीज आपको मैंने बता दिया, एसेंस आपको निकाल के दे दिया सारा का सारा। अभी मैं बिल्कुल शुरू से करवा रहा हूँ, यहीं से करवा रहा हूँ, है ना। चलो मैं और शुरू से करवा देता हूँ यहाँ से। अब आवाज अच्छी आ रही है ना, सभी को सब समझ में आ रहा है? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो का मतलब ही क्लोट से होता है, इससे लेना देना है। जैसे कार्डियक वर्ड जहां भी आगे समझ लेंगे, हार्ट से लेना देना काम हो रहा है, किसी चीज का हार्ट से लेना देना है ना। जैसे आपका लीवर की बात की तो हिपैटिक वर्ड जहां गया, हिप वर्ड आ गया, HEPA, तो समझ जाएंगे कि हिपैटिक को जो वर्ड आ रहा है वो आपके लीवर से लेना देना है। रीनल जब टर्म आ गई तो समझ जाएंगे कि आपकी किडनी से लेना देना है उस चीज का, उस वेन का, आर्टरी का, जो भी चीज है। ऐसे थ्रोम्बोज शब्द आ गया, वो चाहे किसी प्रोटीन के नाम के आगे आ रहा है ना, चाहे वो किसी भी चीज के आ रहा है, कोई फैक्टर के आ रहा है, थ्रोम्बो मतलब आपका क्लोट करवाएगा वो कहीं ना कहीं। तो प्लेटलेट्स क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट्स होती है जो कि क्लोटिंग में पार्टिसिपेट करती है। ये लगभग 2.5 लाख के आसपास एवरेज होती है। 8 से 10 दिन का जीवन काल होता है। रक्त का थक्का जमाना, है ना, ब्लड बहने से रोकना, थक्का बनाना, इनका मेन काम होता है। हीमोस्टेसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का जमाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। नाम याद रख लेंगे, कल को प्रश्न पूछा जा सकता है, इस प्रोसेस को ये बोला जाता है, वो बोला जाता है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में जब हम कर रहे थे ब्लड क्लोटिंग होती कैसे है, तो हमें पता है कि हमारे शरीर में जो रक्त बहता है वो किस में बहता है? सारा का सारा कोई ना कोई ब्लड वेसल में बहता है ना। कोई ब्लड वेसल्स मतलब पाइप्स होती है, उनके जैसे पाइप्स में पानी बहता है, ऐसे हमारे शरीर में छोटे छोटे पाइप्स है जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते थे, है ना, वेसल्स बोल देते थे, ठीक है। कोई ब्लड वेसल्स हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आर्टरी हो, वेन हो, छोटी मोटी कोई भी, जहां भी चोट लग सकती है वो सारी सारी, इनमें क्या है? ब्लड है, ठीक है, बह रहा है, ठीक है। इस ब्लड में जो ये ब्लड बहता है, इस ब्लड में आपको पता है कि सब कुछ है। सब कुछ का मतलब आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, आपका प्लाज्मा भी है, और बात करें तो आपका मिनरल के रूप में कैल्शियम भी है, लोहा, आयरन वगैरह, पोटेशियम, सब कुछ है, सारे जितने भी, कैल्शियम भी है, Ca, आपका विटामिन के भी है जो कि रक्त कारण जमाने के लिए चाहिए। आपके प्रोटीन्स भी है, प्रोटीन मतलब फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह सब प्रोटीन भी है, एल्ब्यूमिन वगैरह, फाइब्रिनोजन भी है। ये इतना सब होने के बावजूद अपने को रक्त जमाने के लिए क्या क्या चाहिए? रक्त का थक्का किस किस से जमता है? एक तो सर कहते हैं प्रोटीन देखा जाए तो फाइब्रिनोजन, विटामिन देखा जाए तो के, मिनरल देखा जाए तो कैल्शियम, और सेल देखी जाए तो प्लेटलेट्स। ये सब है ब्लड में। इसके बावजूद भी रक्त का थक्का क्यों नहीं जम रहा, हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। कारण क्या है कि जब हमारी ब्लड सेल्स होती है, रक्त इसके अंदर बह रहा है, रक्त हमेशा कहता है मैं जमना चाह रहा हूँ, मैं जमना चाहता हूँ, और पर जम क्यों नहीं पाता? हमें पता है कि सर इसके अंदर एक हिपेरिन नामक का एक तत्व पाया जाता है, हिपेरिन, जो कि लीवर सीक्रेट करता है, हिपेरिन, जिसके जो ब्लड में घुला रहता है और वो ब्लड को जमने नहीं देता। बट सर लीवर अगर ब्लड में हिपेरिन घुला घुला रहता है तो जैसे शरीर से बाहर आ रहा है तो हिपेरिन तो उस ब्लड में भी होना चाहिए, तो वहां क्यों जमता है वो? ब्लड वेसल के अंदर भी हिपेरिन है, ब्लड से बाहर जो हमारे चोट लगती है और उसके बाहर आकर के जो शरीर में बोतल में हमने डाल लिया खून, आपने देखा होगा कि कई बार ब्लड चेक हुआ हो कहीं का, किसी का भी, तो ब्लड लेते हैं छोटी शीशी में, है ना, ले करके उसको 10-15 मिनट रखते हैं तो वो ब्लड जम जाता है, एक साइड से दूसरी साइड नहीं आ पाता, है ना, जम जाता है एक साइड में पड़ा पड़ा। तो वो क्यों हो जाता है सर? हिपेरिन तो उसमें भी था सर, कहते हाँ था, बिल्कुल था। तो होता क्या है असल में, हिपेरिन जो होता है वो क्या करता है, बस ब्लड को जो ऐसे सेल होती है, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है हमारा, कोई भी ऑर्गन है, उसकी सतह पर पहली लेयर कौन से टिश्यू की बनी होती है? सतही लेयर किसकी बनी होती है? कौन सा टिश्यू होता है? कोई भी आपकी सेल है ना, समझ रहे हो, सॉरी, कोई भी ऑर्गन है,
मेरी स्किन है, स्किन के ऊपर पहली लेयर कौन सी टिश्यू की है? रुचिका जी, आपको पक्का पता होगा। वेरी गुड धर्मेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया। आपसे ज्यादा ज्ञान किसी को मुझे लगता नहीं है कि है। हाँ जी, बताओ भाई रुचिका जी। आदरणीय योगा एंड यू शिखा दम्मा जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इतना ही बहुत है। एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। सतह पर पाया जाने वाला सुरक्षा देने वाला, मैंने बताया था कि पहला टिश्यू आपका एपिथेलियल ही होता है, फिर कनेक्टिव भी होता है, मस्कुलर भी होता है आपका, है ना, बताया था ना सारे टिश्यूज। उपकला तक बोलते हैं धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया। उसको कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोलते इंग्लिश में धर्मेंद्र जी, उसको इंग्लिश में एपिथेलियल बोलते हैं, उपकला तक, ठीक है। ये टिश्यू जो होता है काफी टाइप्स का हो जाता है आगे, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है कितने भी टाइप का हो, है ना। इसमें जो अपने को जरूरत है कि यहाँ पर जो टिश्यू पाया जा रहा है, यहाँ अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जा रहा है, वहां पर एक टिश्यू पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे करके ऐसे ऐसे लेयर बनी होती है, ये टिश्यू है ना, ऐसे करके ये टिश्यू पाया जा रहा है यहाँ पर हर एक ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है। इधर भी पाया जाएगा ऐसे, ऐसे टिश्यू पाया जा रहा है हर जगह। सेल का ग्रुप है, कौन सा नाम है इसका? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ओके। ये पाया जा रहा है। सपोज आपको चोट लगती है, जैसी चोट लगी तो क्या हुआ? चोट लगी है ना, जैसी, तो ये वाला पोर्शन है यहां से ये टूट गया आपका, है ना। ब्लड वेसल थी, ब्लड बह रहा था, और यहां से ब्लड जो है अब बाहर आना शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। बाहर आना शुरू हुआ, चोट लगनी शुरू हुई, तो क्या क्या काम हो रहे हैं वो देखो ध्यान से। अब क्या काम हुआ? सबसे पहले क्या काम हुआ कि जैसे ही ब्लड आना शुरू हुआ तो आपकी सबसे पहले जो पाइप है वो दबा दी जाएगी नेचुरली, है ना। नेचुरली आपकी पाइप दबा दी जाएगी, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो गया, उसको पता लग गया कि आपका जो है ब्लड निकलने लग गया। वो क्या करेगा? टाइट कर देगा। आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है जी? टाइट करना, स्पिंचर्स को या वेसल्स को, हर चीज को टाइट कर देता है, वो बंद कर देता है एक तरह से। तो इसको ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। तो पहला पॉइंट क्या होगा? वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। कंस्ट्रिक्ट का मतलब पतली हो जाएंगी, है ना, ये दब जाएंगी, ये पतली हो जाएंगी एक तरह से, ताकि इधर खून ज्यादा ना आए, हमारा लीकेज ज्यादा ना हो, उस साइड से पतली हो जाएंगी। इस वेन में, इस आर्टरी में, इस वेसल में खून जाना कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम कर देगा। इसको हम सामान्य रूप से क्या बोलते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन पहला फेस ये होगा, ठीक है। पहले क्या हुआ? पाइप बंद होगी। फिर दूसरा फेस आएगा, क्या होगा कि आपके शरीर में क्या, ब्लड में क्या थी? प्लेटलेट्स थी, छोटी छोटी प्लेटलेट्स थी, ठीक है। वो आई और वो यहां पर आकर के इकट्ठा हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे इस जगह पर अपना जाल बिछाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये जाल बिछाएंगे उसको हम दूसरा नाम क्या देंगे? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की प्लेट, प्लेट का मतलब या प्लेट बोल दूं या प्लग बोल दूं, कि दूसरा काम क्या होगा? प्लेटलेट्स का प्लग बन जाएगा, बन गई, है ना। तो अब क्या होगा कि अब रक्त जो है जितना फ्लो से आ रहा है, दो काम हो गए। एक तो आपकी वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई, प्रेशर कम हो गया, रक्त बहना कम हो गया। चोट लगी है मान लो अच्छी खासी, है ना, वहां से बह रहा था खून, जितना बहना चाहिए उतना नहीं बह रहा, कम बह रहा है ना। क्यों? क्योंकि वेसल्स आपकी पाइप जो है वो पतली हो गई, जितना पानी पहले आ रहा था पाइप से उतना नहीं आ रहा था, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो गई। अब ब्लड क्या हुआ? प्लेटलेट्स ने आपके प्लग बना दिया, छोटे छोटे ये पत्थर से आकर के प्लेटलेट्स के मतलब छोटे छोटे हैं बिल्कुल, ऐसे यहाँ पर जमा हो गए, जिस जगह पर अपने चोट आई थी वो खून में थे वो यहीं आ गए। तो अब जो ये प्लग बनना शुरू हो गया, परंतु अभी भी इनमें से रिस रहा है, इनके बीच में से होता हुआ, जैसे मान लो कंकड़ पत्थर से हमने, है ना, पानी को रोकने की कोशिश की, नदी थी उसके आगे हमने बजरी लगा दी, है ना, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, परंतु पानी जो है पत्थरों से थोड़ी रुकता है, वो उसके बीच में से निकल जाता है कहीं ना कहीं से, है ना, छन करके निकल रहा है। तो ऐसे ही ब्लड उसके बीच से अभी भी निकल रहा है। अब इसको और ज्यादा रोकना है ना, पूर्ण रूप से अपने को रोकना ही रोकना है, अच्छे वाला। तो अब जो है अपना नेक्स्ट फेज शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन या क्लोटिंग फेज, ठीक है। कोएगुलेशन अथवा क्लोटिंग फेज हम उसको बोलते हैं। तो अब यहां से दो चीज शुरू हुई, दोनों चीजें नोट कर लेंगे हम। क्या क्या फेज हो गए हमारे? कि एक तो सर वेसो कंस्ट्रिक्ट हो गया, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, वेसो कंस्ट्रिक्शन फेज बोलते हैं पहला, है ना। पहली बार में पाइप्स पतली हो गई ताकि प्रेशर कम बहे, कम, है ना। दूसरा, प्लेटलेट्स आ गई, यहाँ पर लग गई, प्लेटलेट्स लगी तो इससे भी खून कम बहना शुरू हो गया, जाल बना लिया इन्होंने, प्लग, है ना, एक टाइप में बना लिया, परंतु इसमें से अभी भी खून निकल रहा है, रिस रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। परंतु हमें खून को जमाना है ताकि बिल्कुल बाहर ना निकल जाए। थर्ड फेज एक और जरूरत है, ठीक है। थर्ड फेज एक और आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको समझना अपना यही काम है, इसको क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन फेज, कोएगुलेशन,
कोएगुलेशन का मतलब होता है जम जाना, किसी का एग्रीगेट कर देना, ऐड कर लेना, सारी चीजें जम जम जाएंगी एक तरह से। वो इंग्लिश में यही समझ रहा था सर। ठीक है, ओके धर्मेंद्र जी। अब 3 स्पेस हो गए, तो मतलब आपसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर हाई डीप लेवल का अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए तो कहेगा कि बताइए विद्यार्थियों कि आपके जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो कितने फेजेस में होती है? 3 फेजेस में। क्या क्या होता है सर? पहला वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, दूसरा प्लेटलेट्स प्लग लग जाएगा, तीसरा आपका कोएगुलेशन फेज होगा। ठीक है, 3 फेज होते हैं। इनको अरेंजमेंट पूछ ले तो भी बता देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात समझने के लिए अब आती बाकी बातें, सर होता कैसे काम है। अब आपको कुछ बातें अलग एक्स्ट्रा बात करते हैं। अब इसको मैं साफ कर देता हूं। तो प्रतिभा पाटिल जी आए हैं कक्षा में अभी लेट, कोई बात नहीं प्रतिभा जी, आपका हम स्वागत करेंगे फिर भी, है ना? ठीक है जी। तो अब हम समझ रहे हैं इस चीज को कि जब आया ब्लड आया आपके शरीर में तो क्या हुआ, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या था? स्क्वेमस टिश्यू था। स्क्वेमस टिश्यू था, उसके कारण ब्लड जो है बह रहा था इस वेन में, तो वो जो है इसके आसपास चिपक नहीं रहा था। अगर स्किन के पास वो चिपक जाता तो यहाँ पर प्लेटलेट्स प्लग बना लेती, और प्लग बनाती तो वो यहीं पर जम जाता। परंतु ये क्योंकि स्क्वेमस टिश्यू है, यहाँ पर एपिथेलियस टिश्यू है, ये इसको चिपकने नहीं दे रहा, अपने वेसल्स के दीवार पर चिपकने नहीं दे रहा। नहीं चिपकने दे रहा तो ये ब्लड जो है कोएगुलेट नहीं हो रहा, आराम से बह रहा है। अगर ये इसको चिपकने का मौका मिल जाए कहीं से भी बीच में, यहाँ पर स्किन के पास चिपकने का जैसे ही मौका मिल गया, उसके टिश्यू सोचिए कम हो गया, तो यहाँ पर चिपक जाएगा और कोगुलेट कर जाएगा ब्लड। तो चिपकने नहीं दिया जा रहा, इसलिए हिपेरिन हो या ना हो डजेंट मैटर, ये अपना जो है कोगुलेट नहीं कर पाता। पहली बात। दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या है कि आपका जो प्लाज्मा है ना, पहली बात तो ये होगी कि आपके शरीर में प्रोटीन जो है किसमें पाया जाता है? प्रोटीन। ब्लड याद है, ब्लड के 3 चीजें थी कि एक तो ब्लड में जहां था लिक्विड पार्ट था, एक आपका सॉलिड पार्ट था। सॉलिड था 45%, जिसमें आपकी सेल्स आ गई थी, तीनों सेल्स आ गई थी, ब्लड सेल्स, है ना, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों आ गई। एक आपका लिक्विड पार्ट था जिसमें प्लाज्मा आ गया था। और प्लाज्मा में मैंने बताया था कि प्लाज्मा कितना था? 55%। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कहते प्लाज्मा में आपका 90% वाटर है, तो वाटर जहां पर आ गया तरलता का प्रतीक है वाटर, तो है ना, तरल होगा। ठीक है, प्लाज्मा। और इसमें प्रोटीन थे, तो कहने का मतलब सारे के सारे प्रोटीन किस में रहते हैं? प्लाज्मा में। तो अब आपसे एक बात पूछी जाए कि सर जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो रक्त का गुण है या प्लाज्मा का गुण है? 2 ऑप्शन पूछ लिए, है ना, कि क्या प्लाज्मा के कारण प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर पाया जाता है? बिल्कुल, प्लाज्मा में ही पाया जाता है क्लोटिंग फैक्टर। क्या नाम होता है उसका? फाइब्रिनोजन, प्रोटीन के रूप में फाइब्रिनोजन। सेल के रूप में पूछा जाए तो आपको पता लग गया कि सेल तो सर हमारी क्या है? प्लेटलेट्स ही है। परंतु ये अगर प्रोटीन की बात की जाए तो वो प्रोटीन किस में पाया जा रहा है? वो मिनरल विटामिन वो किस में पाया जा रहा है? वो सर प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं सारी सारी, है ना? ये बात क्लियर है? ओके, यही बात मुझे बतानी थी आपको कि प्रोटीन सारे सारे फैक्टर्स जो है आपके मोस्टली फाइब्रो प्लाज्मा में ही पाए जा रहे हैं। ब्लड सेल्स की बात अगर निकाल दे तो हम, क्या प्लेटलेट्स को अगर हम बात निकाल दे तो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि आपका जब कोएगुलेशन फेज होता है तो इसमें प्रोटीन मैंने बताए थे पहले दिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह वगैरह, काफी लंबे चौड़े नाम बताए थे मैंने। तो जैसे ही यहाँ पर ब्लड सेल्स, जो यहाँ का टिश्यू था क्या था? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू था, यहाँ का ये डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया, ये भी टूट गया, तो ब्लड सेल्स बाहर आने लग गई, ब्लड अपना बाहर निकलने लग गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, जैसे डैमेज ये टिश्यू होता है तो ये क्या रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है? एक तरह का प्लास्टिक, ऐसे सोचिए कि प्लास्टिक लगा दिया जिससे कहते हैं पानी कम आए, है ना, बाहर कम निकले, यहाँ पर कुछ कवरिंग कर दी, है ना, इसको रिलीज करने की कोशिश करता है। परंतु थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐसा तो नहीं है कुछ कर पाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया किसने? इस स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू ने, इसने रिलीज करवा दिया। यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे, है ना, रिलीज करवा दिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन जब, हाँ, आवाज ब्रेक हो क्या आ रही है? क्या सभी के साथ ही ऐसा हो रहा है क्या? ओके, ओके, एक बार थोड़ा सा प्लीज चेक करिए, जिनके पास समस्या नेटवर्क की थोड़ा इश्यू है ना, थोड़ा छत वगैरह पर या इधर उधर होकर के देखिए। मीन्स मेरी तरफ से सही है, अगर बच्चे को अलग अलग और बच्चों को सही आ रही तो आवाज। ओके, थैंक यू। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ठीक है। लीवर जो होता है हमारा, मैंने पहले बताया कि लीवर ही अपनी सब चीजें स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को भी ग्लिसरीन के रूप में, प्रोटीन को भी अमीनो एसिड्स के रूप में स्टोर करके रखता है। तो प्रोटीन भी इसके पास है बहुत सारे। अब ये प्रोटीन जो है अब जरूरत पड़ गई है अपने शरीर को, विटामिन भी लगभग यही स्टोर करके रख सकता है अपने पास बहुत सारे, है ना, विटामिन के आदि। ठीक है, अदरवाइज कुछ अपने जो वाटर में घुलनशील होते हैं, वाटर में घुलनशील बी सी जो विटामिन होता है वो अपने खून में घुले रहते हैं, अदरवाइज यहाँ भी स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अपना क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया,
है ना, किसने रिलीज कर दिया, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ने। ये एक संकेत है कि बाकी की चीजों को भी रिलीज करवाया जाए जिनकी जरूरत है। थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा तो क्या करवा देगा, लीवर को कहेगा कि प्रोथ्रोम्बिन रिलीज किया जाए, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन आ गया। प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, विटामिन के। आपको एक पहले बता देता हूँ, हालांकि बाद की बात है, हम फिर देखेंगे। विटामिन जो होते हैं वो कुछ कार्य नहीं करते हैं आपके लिए, कोई काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, जो भी काम चल रहा है ना उसको तेज कर देते हैं, बूस्ट अप कर देते हैं, इतना ही काम होता है इनका, विटामिन का। ये बात मैंने पहले वाले जो बच्चे हैं उनको पता होगी, जिन्होंने अगर लेक्चर देख लिया मेरा डाइट एंड न्यूट्रिशन का, नहीं देखा है तो उनको मैं बता देता हूँ। वैसे ये विटामिन से होते हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे होते आपके शरीर में, बस ये जो काम चल रहा है ना उसको तेज कर देते हैं, उस प्रोसेस में सहायक करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन धीरे धीरे जैसे चोट लगी हो तो क्या है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने, हाँ जी, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी सहायता से, कैल्शियम की सहायता से धीरे धीरे हो रहा है। परंतु विटामिन के साथ में आ गया तो क्या होगा, वो तेजी से कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तेजी से कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है। प्रोथ्रोम्बिन आपका कैल्शियम की मदद से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, थ्रोम्बिन में मदद चेंज हो रहा है, थ्रोम्बिन में, है ना। साथ में विटामिन के आ गया तो क्या होगा, प्रोसेस तेज होगी क्योंकि अपने को जल्दी ब्लड रोकना है, ठीक है, रुक गया। अब थ्रोम्बिन फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस में चेंज हो रहा है, नेक्स्ट में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, फाइब्रिनोजन में, फाइब्रिनोजन में, ठीक है। अब अब यही फाइब्रिनोजन है जो हमारा क्लोटिंग फैक्टर है, फाइनली लास्ट एंड फाइनल। इतना तक चलता रहा, ये प्रोसेस चेंज होती रही, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो चाहे ना हो, इससे ब्लड नहीं रुकने वाला। अब यही फाइब्रिनोजन आकर के बांध का काम करेगा, और ये बांध का जब काम करेगा तो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन अपने आप का रूप बदल लेगा कैल्शियम और विटामिन के की सहायता से, किसमें, फाइब्रिन की मदद से, ठीक है, फाइब्रिन में बदल देगा। अब ये ध्यान देंगे, दो दो पॉइंट मैंने बताया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला बहुत ज्यादा, कि ये जो फाइब्रिन है और फाइब्रिनोजन है ये दोनों सेम है, अंतर केवल इतना है, मिट्टी एक ही है। आदरणीय सरिता जी, राखी जी और अन्य सभी विद्यार्थीगण सुनेंगे कि मिट्टी एक ही है। एक मिट्टी ऐसी है जिसमें पानी नहीं है तो वो भुरभुरी है बिल्कुल, एक मिट्टी ऐसी है सर उसको पानी डाल दिया उसमें तो वो गिल्ली हो गई और वो पक गई तो पत्थर जैसी बन गई, ऐसा ही ना, ऐसा ही होता है ना, ठीक। तो सेम ऐसे ही फाइब्रिनोजन जो क्या है, अपना रूप फाइब्रिन में कन्वर्ट कर लिया। फाइब्रिनोजन क्या है आपका, सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल की बात करें तो मतलब घुला रहता है, ये घुलनशील होता है, ठीक है। और ये फाइब्रिन जब कन्वर्ट होता है फाइब्रिन फाइब्रिन में तो ये इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल। जैसे मिट्टी को मैं पानी में मिला दूं तो मिट्टी पानी में घुल जाएगी, ऐसा ही होगा, घुल जाएगी, उसका रंग भुरभुरा कर देगी। परंतु उसी मिट्टी से बना हुआ घड़ा अगर मैं पानी में मिला दूं तो क्या घड़ा घुल जाएगा क्या मिट्टी में, नहीं घुलेगा, है ना। सेम स्टाइल में है कि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया, और ये फाइब्रिन क्या है, हमारा क्लोटिंग होती है, ये फाइब्रिन के रूप में ऊपर लेयर आ जाती है, खून आ जाता है जिसको हम खून बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जैसे चोट लगी उसके ऊपर कुछ सूखा सूखा सा हो जाता है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिन, है ना, सूखा हुआ, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं अच्छे से। तो कहते हैं कि सर प्लेटलेट्स होगी, प्लेटलेट्स, तो ब्लड क्लोटिंग होती है, वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्लाज्मा की। क्यों होती है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन ये अपने आप को इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोटिंग कहते हैं, ब्लड की क्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या है, सोल्यूबल है, मिट्टी है जो पानी में घुल सकती है, और इससे गढ़ा बना दिया है फाइब्रिन नामक, ठीक है। ये अब घुल नहीं सकता पानी में किसी भी कीमत पर, तो ये क्या है, ऊपर ऊपर लग जाएगा स्किन के ऊपर, और क्लोटिंग हो चुकी है, आपकी ब्लड क्लोट कर चुका है। किस किसने सहायता की सर प्रोटीन्स को चेंज करने में, थ्रोम्बो जो अपना क्या था सबसे पहले, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो था, थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाया, कैल्शियम नहीं, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना, थ्रोम्बिन से आपका फिर फाइब्रिनोजन एक्टिवेट हुआ, फाइब्रिनोजन ने अपने आप को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर लिया, ऐसा ही बात हुआ, यही बात हुई, कैल्शियम की मदद से। प्रोसेस तेज किसने करवाया, विटामिन के ने। प्रोटीन क्या क्या थे आपके, एक थ्रोम्बिन था, एक प्रोथ्रोम्बिन नाम लिया मैंने, एक कोई फाइब्रिन नाम लिया मैंने, एक फाइब्रिनोजन नाम लिया है, एक ग्लोबुलिन भी होता है। ये आपका इम्यूनिटी का काम कर रहा है वहां पर, कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, बस इसलिए ये काम कर रहा है ग्लोबुलिन, ठीक है, ये वाला। तो सबसे मेन प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजन। अदर्स प्रोटीन कौन से हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन और ग्लोबुलिन। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या पूछा जाता है कि रक्त को थक्का जमने में सहायता करने वाले प्रोटीन का नाम बताओ। एक ही चुनना है आपको, तो 100% एक में यही होगा ऑप्शन, और यही टिक करना है, फाइब्रिनोजन। ऑप्शन दे दिए बहुत सारे, कह दे पूछना चाह रहा है वो 2 या 3 जोड़ करके बताओ, 2 या 3 का नाम बताओ, है ना, ऐसे पूछ रहा है। तो 2 या 3 का जो भी नाम होगा तो इनमें से एक नाम मिल जाएगा। तो 2 या 3 सेलेक्ट करने हो तो थ्रोम्बिन भी हो सकता है, प्रोथ्रोम्बिन भी हो सकता है, फाइब्रिन भी नाम ले सकते हो, फाइब्रिनोजन भी नाम ले सकते हो, ग्लोबुलिन भी नाम ले सकते हो।
परंतु जब एक ही चुनना है तो आप हमेशा ही फाइब्रिनोजन को चुनेंगे, ये ध्यान रखेंगे। जब आपसे दो के जोड़े में पूछा जा रहा है उत्तर, तो आप क्योंकि ये हेल्प करे ना कहीं ना कहीं ये प्रोटीन, तो उनका भी नाम लेंगे आप। बात समझ में आ गई। क्लोटिंग करने में टाइम कितना लगता है सर? लगभग 4 से 5 मिनट लग जाता है। ठीक है, अब ये बात, यस, हाँ जी, हाँ ग्लोबुलिन, हाँ ग्लोबुलिन जो मैंने पहले ही बताया था, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन बताया था शुरुआत में मैंने, है ना, इम्यूनोग्लोबिन नाम दिया था मैंने जब प्लाज्मा पे पढ़ा रहा था। एल्ब्यूमिन बताया था ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए, है ना, ग्लोबुलिन बताया था, आपको याद होगा। तो वहां पर ग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनिटी के लिए है। ठीक है, वहां पर जो बैक्टीरिया लगते हैं, ब्लड जैसे ही आया तो बैक्टीरिया अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्किन के आसपास जो लगे हुए थे, तो उनके लिए ये एक तरह से इम्यूनिटी का काम कर रहा होता है ना, अपने प्रतिरोधक क्षमता का काम करता होता है। क्लियर? ओके। क्लोटिंग टाइम जो है 4 से 5 मिनट है। ब्लड सर अंदर शरीर में रहता है तो भी क्यों नहीं जमता? कहता है एंटी कोलोटिंग फैक्टर होता है हमारे शरीर में, एंटी कोएगुलेटिंग फैक्टर होता है जिसको हिपैरिन बोलते हैं। नेचुरली हमारे शरीर में लीवर बनाता रहता है, शरीर में घूमता रहता है वो ब्लड में मिलकर के, इसलिए हमारा ब्लड जम नहीं पाता। कई बार हिपैरिन जब कम हो जाता है तो वो शरीर में जमने भी लग जाता है, रक्त का थक्का जमने लग जाता है हमारे शरीर में, है ना। क्लोटिंग हो सकती है कहीं भी, जिससे हार्ट में जाकर के फंस गया, मान लो कोरोनरी आर्टरी में फंस गया, हार्ट को ब्लड मिलना बंद, और बंद हुआ उसी टाइम हार्ट अटैक या मृत्यु। ठीक है, एक कारण ये भी होता है। तो उस समय में क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल हिपैरिन दिया जाता है, शरीर में टैबलेट दी जाती है जिसमें कि हीरोडिन होता है। और हीरोडिन जो होता है नॉर्मली कहां से मिलता है अपने को? लीच, मतलब जो अपनी जोंक होती है, जोंक की लार में पाया जाता है। ठीक है, तो वहां से हीरोडिन जो होता है उसकी टेबलेट वगैरह बना करके वो दी जाती है ताकि आपका हिपैरिन जो है, मतलब ब्लड जो है कोएगुलेट ना करे। दो चीज होगी। तो ब्लड क्यों नहीं जमता? हिपैरिन के कारण, ध्यान रखिए, हिपैरिन, हिपैरिन के कारण। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलो। फिर आपका ये मैंने बताया कि कोएगुलेटिंग, जो आप कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है या ब्लड क्लोटिंग कैसे कैसे हो रहा है। तो सर जैसे ही कहते हैं चोट लगी आपके, मान लीजिए यहाँ पर चोट लगी है, ब्लड वेसल्स है, ये मैंने बता दिया आपको, चार्ट बना के सारा बनाया। तो सबसे पहले क्या होगा? ब्लड की वेसल जो आ रही है, तो ये अपने आप को, ये जैसे मान लो इस तरीके से ब्लड आ रही थी, है ना, वेसल आ रही थी, यहाँ पर चोट लगी, तो चोट लगती ही ब्लड क्या करेगी? वेसल जो होती है श्रिंक हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी पतली हो जाएगी, ऐसे इधर से पतली हो जाएगी अपने आप को, ना। तो पतली होती क्या करेगी? ब्लड का प्रेशर कम हो गया, इधर से ब्लड इधर का आना ही कम हो गया। तो एक तो क्या फायदा हो गया कि ब्लड का प्रेशर कम हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा? प्लेटलेट्स रिलीज कर दी जाएगी तुरंत, यहां से प्लेटलेट्स रिलीज हो गई। ठीक है, क्या आ गई? यहाँ पर प्लेटलेट्स का आपकी प्लग बन जाएगा, यहाँ पर जैसे चोट लगी है इस एरिया में, इस पर प्लेटलेट्स का प्लग बन जाएगा। परंतु यहाँ से अभी भी ब्लड जो है निकल रहा है, तो यहाँ से क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, प्लाज्मा से थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन आया प्रोथ्रोम्बिन में, कैल्शियम की सहायता से फिर वो थ्रोम्बिन में बन जाएगा, थ्रोम्बिन से फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन जो है फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन नामक क्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपको सूखा सूखा दिखाई देता है। यही बात बताई मैंने। तो क्या क्या नाम दिया था मैंने कि ब्लड क्लोटिंग होती है सर प्रोसेस, उसमें हीमोस्टेसिस होता है, उसका नाम प्रोसेस का, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखेंगे इस प्रोसेस को। 3 फेज होते हैं इसमें। पहला वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा कि वेसल जो होती है आपकी पतली हो जाएगी। इमेजिन कीजिए, ब्लड वेसल को इमेजिन मत कीजिए, पाइप को इमेजिन कीजिए कि आपकी पाइप है घर के बाहर जा रही है, पानी की पाइप जा रही थी और वो फट गई है पानी की पाइप, तो उसको आप कैसे हील करेंगे? कि सर उसमें पानी हम बंद कर देंगे, सबसे पहले पानी बह रहा है तो उससे प्रेशर बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, नहीं कर पाओगे उसको बंद, तो क्या करो? पानी कम कर दोगे या पानी का बहना कम कर दोगे। तो यही तो नेचुरली हो रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब वहां से पानी आना ही, ब्लड आना ही कम हो रहा है। ठीक है, तो इजिली प्लेटलेट्स जो होती है यहाँ पर लग जाएंगी, बंद करने लग जाएंगी। दूसरा, प्लेटलेट्स प्लग बनेगा, अभी भी क्योंकि पूरी तरह से नहीं हुआ, फिर आपका आएगा कोएगुलेशन फेज। कोएगुलेशन में ही आपका सारा का सारा होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन से लेकर के फाइब्रिन तक की प्रोसेस इसी में हो रही है। किस किसने सहायता की सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्टर, जिसको अभी तक कुछ नहीं समझ में आया वो ये जरूर याद कर लेंगे। प्रोटीन कौन सा था? एकमात्र नाम दिया जाए तो हमेशा ही आप याद रखेंगे फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन एकमात्र याद रखेंगे तो फाइब्रिनोजन। बाकी के आगे नाम करें तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, ये सारे ही सारे हैं। ठीक है, ओके। विटामिन की बात करें तो विटामिन क्या है? विटामिन के। मिनरल की बात करें तो मिनरल क्या है? मिनरल कौन सा है आपका? कैल्शियम। और क्या बात करें? हाँ, सेल की बात करें, ब्लड सेल्स कौन सी होती है? तो थ्रोम्बोसाइट नाम दे सकता है एग्जामिनर, थ्रोम्बोसाइट, और हिंदी में भी थ्रोम्बोसाइट लिख सकता है, इसलिए ये मत सोचना कि सर मैं तो बिंबाणु याद करूंगा, हिंदी में बिंबाणु कहते हैं प्लेटलेट्स को वैसे, है ना, कि मैं हिंदी में प्लेटलेट्स याद नहीं करूँ, इंग्लिश याद नहीं करूंगा, मैं हिंदी में प्लेटलेट बिंबाणु याद करूंगा। तो एग्जामिनर जो होता है वो ये सोचता है कि ये बच्चा जो होता है कम्युनिटी, ये क्लास लेगा किसी भी बच्चों की, और वो जो बच्चे आ रहे हैं आज के मॉडर्न है और उनकी लैंग्वेज जो है इंग्लिश पर है, तो ये सोचता है कि प्लेटलेट्स को मैं बिंबाणु कहने की बजाय ऐसे ही कर, ऐसे लिख दो, प्लेटलेट्स ऐसे ही कह दो। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम जो है थ्रोम्बोसाइट एज इट लिख देगा, थ्रोम्बोसाइट। तो इसलिए आपसे मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि जो सब्जेक्ट जिस भाषा में लिखा गया ना, जिसकी ओरिजिन जिस भाषा में, हम उसको उसी चीज में समझने की कोशिश करें तो हम ज्यादा इजीली समझ पाते हैं उसको।
ठीक है, जैसे योग के सब्जेक्ट आप हिंदी में ही अच्छे से समझ पाओगे, साइकोलॉजी और एनाटॉमी है ये इंग्लिश में ही अच्छे से समझ पाओ, क्योंकि ये इनका ओरिजिन जो है वहां से आ रहा है एनाटॉमी, जो हम पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, वो वाली एनाटॉमी इंग्लिश की पढ़ रहे हैं। खैर, ये बातें क्लियर हो गई, इसमें एक्स्ट्रा कोई प्रश्न नहीं बचा आपके लिए। आगे चलूं मैं, यहां तक कोई प्रश्न है तो किसी का पूछ सकता है कोई विद्यार्थी, ठीक है, ओके, आगे चलूं जी। अब कहते प्लेटलेट्स के कारण कहते बीमारियां हो सकती है, डब्ल्यूबीसी के कारण हमने बीमारी देखी ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मैंने बताया था कमी से नहीं अधिकता से होगी, लगता है ऐसे कीमिया मतलब कमी से हो रही है, परंतु वो अधिकता से होती है ल्यूकीमिया, जिसमें ब्लड कैंसर बनता है डब्ल्यूबीसी से। और ल्यूकोपीनिया क्या था आपका, वो कमी से होता है, जिससे इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाएगी, है ना, एचआईवी जैसी कंडीशन में आपका ल्यूकोपीनिया हो जाता है नॉर्मली, या रोग जल्दी पकड़ते हैं उसमें, ठीक है। तो लो प्लेटलेट्स कोज, अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो क्या होगा, प्लेटलेट्स क्या कर रही थी आपका, ब्लड क्लोटिंग करवा रही थी, सबसे पहले यही तो आकर के जाल बना रही थी, अगर ये जाल ही नहीं बनाएंगी तो फिर ब्लड क्लोट हो ही नहीं सकता, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी पहली बात तो, अगर ब्लड क्लोटिंग होगी, है ना, और रक्त अपना बहता रहेगा बहता रहेगा बहता रहेगा, है ना, कभी रुकेगा नहीं, तो इंक्रीजिंग ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, ये बात होगी, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो, सभी को समझ में आ गई है, क्योंकि ब्लड क्लोट की सर ये प्लेटलेट्स करवा रही है, अगर यही नहीं होगी तो अपना रक्त बहता रहेगा, सर चोट लगी हल्की सी तो रक्त बहता रहेगा, ब्लड क्लोटिंग होगी नहीं, डेंगू मलेरिया जैसी कंडीशन में होता है। दूसरा एक होता है थ्रोम्बोब्लास्टिसिस, तो आर्टरीज और वेन्स में ये क्या होता है, प्लेटलेट्स आपकी अधिक हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो कहीं पर भी जाकर के मान लो 4.5 लाख मैक्सिमम होनी चाहिए थी, है ना, 4 लाख 4.5 लाख इतनी होनी चाहिए, 10 लाख होगी सर, मैं तो ज्यादा खाऊंगा ना, ज्यादा बनाऊंगा प्लेट, तो क्या होगा, वो कहीं पर भी जाल बना कर खड़ा हो जाएंगी, है ना, प्लेटलेट्स कहीं पर भी जाल बना लिया, पता चला कोरोनरी आर्टरी या ब्रेन में जाकर कहीं जाल बना लिया, ब्लड क्लोटिंग हो गई, डेथ हो गई, ठीक है, मतलब एक इनसाइड क्लोटिंग हो जाएगी, अंदर के अंदर क्लोटिंग हो जाएगी, तो वो भी नहीं होना, एक्सेस नहीं होना चाहिए, जिसको थ्रोम्बोब्लास्टिसिस कहते हैं, है ना, आर्टरी और वेन्स में हो जाता है। फिर तीसरा क्या होता है आपका, एक और नाम दे, हीमोफीलिया, इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं, ये प्लेटलेट से जुड़ी हुई है, वैसे तो रक्त की डिजीज है हीमोफीलिया, है ना, हीमो मतलब ब्लड से जुड़ा हुआ कोई चीज, ठीक है, तो ये क्या है, हीमोफीलिया जो है आपकी किससे जुड़ी है, ब्लड न जमने से, है ना, नहीं जमता, नहीं जमता, क्यों नहीं जमता, कहते हैं प्लेटलेट्स का आपका फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा, बन ही नहीं रहा, एक्चुअली में देखा जाए तो इसमें ब्लड फैक्टर जो होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो भी नहीं बन रहे होते, लीवर भी अपना प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो भी देना बंद कर देता है ना, और नई प्लेटलेट्स जो बन रही नहीं रही होती है, ऐसा भी होता है ना, तो क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होगी नहीं, रॉयल डिजीज बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कहते हैं कि एलिजाबेथ महारानी थी, है ना, उनमें सबसे पहले पाई गई थी एलिजाबेथ महारानी, है ना, उनमें पाई गई थी, तो रॉयल फैमिली में जो हुई ये डिजीज, इस कारण से हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहते हैं। अदर एग्जाम आप देखते हैं तो वहां पर पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि रॉयल डिजीज किसको कहते हैं, हालांकि अपने ह्यूमन एनाटॉमी में नहीं आने वाली ऐसी चीजें, ये आपके अलग जीके के प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है, अपने से ह्यूमन एनाटॉमी पूछी जा रही है कि कौन सी कैसे होती है, बाई चांस बनता भी तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेंगे, रॉयल डिजीज हीमोफीलिया, ठीक है, कैसे होती है, सर प्लेटलेट से नहीं बनती, क्लोटिंग कभी होती होगी नहीं। फिर डेंगू और मलेरिया मैंने बात पूछी थी, डेंगू और मलेरिया, जैसे कि डेंगू और मलेरिया में क्या होता है अपना ब्लड क्लोट नहीं होता, होता क्या कहते हैं सर, एक कुछ वायरस होते हैं, ये क्या होते हैं अपने डेंगू का कारण बनते हैं और मलेरिया का कारण बनते हैं, और ये अपने ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देते, ये जनरल वैसी बात लिखी हुई है, आपके रटने की बात नहीं है, बस समझने की बात है कि हाँ जी इस वायरस के कारण ये डेंगू होता है या मलेरिया होता है, ना तो अपने ये डिजीज वाले पार्ट में और ना ही एनाटोमी के हिस्सा अपना, ठीक है, इतनी बात करनी। अब आगे करना है हमें, हीमोस्टेसिस मैंने करवा दिया, ब्लड समूह रक्त ग्रुप, यस यस हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, प्लेटलेट्स देखो, जिंदा नहीं रहेगा ऑब्वियस बात है, मर जाएगा, तो उसको क्या होगा, प्लेटलेट्स देनी पड़ेगी अपने को, प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ेगी ना उसको, समझ रहे हो, प्लेटलेट्स देनी पड़ेगी, और उस, हाँ हाँ हाँ, बननी बंद होगी, बाद में एक स्टेट आ जाती है ऐसी कि फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा प्लेटलेट्स का, ठीक है, जैसे डेंगू की कंडीशन में कह रहे हैं प्लेटलेट्स कितनी काउंट नीचे चली जाती है और बन नहीं रही, नहीं, तो उसके लिए कहते हैं हम ये काढ़ा दे देते, देखो कुछ देते हैं ना हम, पपीता वगैरह का जूस दे दिया, एलोवेरा मिला करके देते, गिलोय दे दिया, तीनों का मिला करके पी लो भाई, कहते हैं एक दिन में इतनी बढ़ जाएगी, 2-2.5 लाख आ जाएगी शाम तक, ठीक है, यही तो होता है प्लेटलेट डेंगू मलेरिया में, तो ऐसी कंडीशन हमेशा के लिए बन जाती है रॉयल फैमिलीज में, ठीक है, तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं, हीमोफीलिया कंडीशन, क्लियर सरिता जी, फिर प्लेटलेट्स अलग से देने पड़ते हैं, उनको डोनेट करने पड़ते हैं, हाँ ठीक ओके, तो क्लोटिंग नहीं होगी, प्लेटलेट्स नहीं होगा, तो सीधी सी बात इतनी। अब आगे चलता हूं मैं, ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूं, इतनी बात तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ब्लड ग्रुप है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इतना सिंपल कि आपको अभी तक बहुत ज्यादा टिपिकल लगा होगा, बट है बहुत ज्यादा सिंपल, है ना, हमने सभी ने कभी ना कभी ब्लड डोनेट जो है जरूर किया होगा, ठीक है, जरूर किया होगा, ब्लड ग्रुप,
ब्लड ग्रुप सिस्टम मैं कहूं, या इसको ये नाम देते थे नॉर्मली, नॉर्मली क्या नाम देते हैं, जैसे सरिता जी ने बहुत ही अच्छा नाम बताया था एक बार, कहते सर इसको ABO, ये ब्लड ग्रुप बोलेंगे, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ये बोलेंगे। कई बार प्रतिभा पाटिल जी ने बताया था शायद पिछली बार, आपने तो नहीं बताया प्रतिभा जी ये, तो ABO ब्लड ग्रुप बोलते हैं। तो बोलते क्यों है, इसका कारण पता होना चाहिए। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम या ABO ब्लड ग्रुप ऐसा बोल देते होते हैं, ठीक है। अपने को पता है कि हमारे ब्लड ग्रुप जो होता है नॉर्मली 4 प्रकार का होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो देखेंगे सारा सा, है ना। बहुत से लोगों को पहले से पता है सर 4 नहीं 10 प्रकार का होता है, वो कहेगा 15 प्रकार का होता है, कितना भी हो सकता है। नॉर्मली हम 4 ही नाम लेते हैं कि मेरा A है, मेरा B है, मेरा O है, मेरा AB दोनों ही है, ऐसे कुछ कहते हैं। क्यों होता है, हमें पता है कि हमारे शरीर में क्या पाई जाती है सबसे ज्यादा। ब्लड को डिनोट कौन करता है, ब्लड सेल्स डिनोट करती है। और ब्लड सेल्स कौन से वाले डिनोट करती है, आरबीसी डिनोट करती है। कि आपके शरीर में ब्लड रक्त है, इसका मतलब आपके शरीर में आरबीसी है। चाहे हो सकता है एक मौके पर WBC ना हो, शायद इमेजिन कर रहे हैं हम, हो सकता है शायद प्लेटलेट्स ना हो, परंतु आपके शरीर में रक्त है ना, तो इसका मतलब ये तो गारंटी है कि आपके शरीर में आरबीसी तो है ही है। अगर मैं ये कहूं कि इस पैकेट में, इस थैली में ब्लड है, तो उसका मतलब उसमें हो सकता है कि कहीं शायद उसमें प्लेटलेट्स नहीं डाली होगी, WBC नहीं होती, परंतु आरबीसी तो पक्का ही हो, क्योंकि आरबीसी का मतलब तो रेड ब्लड है, जिसका मतलब लाल है ना, रक्त, ठीक है। रक्त का मतलब हिंदी में लाल होता है, मतलब लाल रक्त करने का तो पक्का हुई, तो मतलब ब्लड को डिनोट करती है आरबीसी। अब ये आरबीसी जो होती है ना, एक मैंने चीज पढ़ाई थी, शिखा दम्मा जी ने कहा था सर द्वारा फिर पढ़ाना, तो इस कारण से उनके कारण मैंने 2 बार पढ़ाई थी, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। और शिखा दम्मा जी के बारे में बता देना हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर है वास्तव में, कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, वो विश्वविद्यालय का नाम मुझे याद नहीं है, पढ़ाते हैं। तो शिखा दम्मा जी, ये अपनी आरबीसी है, ठीक है। कोई भी सेल मैंने बताई थी, कहते हैं हर एक सेल पर कोई ना कोई एंटीजन पाया जाता है, बताया था पहले। हर सेल पर, मेरे शरीर में जितनी भी सेल है, कोई भी सेल ले लो, सभी सेल पर एंटीजन पाया जाता है, जिसके कारण मेरी WBC, जो मेरे सोल्जर्स है, मेरी आर्मी है शरीर में, वो उन सेल को नहीं मारती, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है मेरी बॉडी का, कि ये मेरी बॉडी की सेल है, इसलिए इनको नहीं मारा जाएगा। बाकी जो भी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास सेम एंटीजन नहीं है, उन सबको मार दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो ऐसा ही आरबीसी के पास में कुछ एक स्पेशल टाइप का एंटीजन होता है, स्पेशल टाइप का एंटीजन। अच्छा, ये एंटीजन किन किन से बना होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, किस किस से बताया था, वो क्या था। हाँ जी, धर्मेंद्र जी बताइए, अनिल जी आप बता दीजिए, या अभिलाषा जी आप बताइए, आदरणीय अभिलाषा जी, शीला जी हैं कक्षा में, या कृष्णा जी हैं, हिमानी जी, ज्योति जी, जो कौशिला जी, कीर्तिपुरी जी, कीर्ति जी आप बता दीजिए, मणिका जी हैं, क्या क्या क्या, नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये एंटीजन जो होता है किससे बना होता है, किससे बना होता है, किससे बना होता है एंटीजन, एंटीजन किससे बना होता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रक्षा जी। और हाँ हाँ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अथवा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्ब प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट दोनों से बना हो सकता है, ये किसी से भी होता है, मोस्टली प्रोटीन से होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी अंश रहता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन ये बाहर वाला, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर आरबीसी के और कहाँ होता है एंटीजन, हमेशा ही हर सेल के सतह पर पाया जाता है, लेयर पर, ठीक है। लेयर मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पाया जा रहा है बाहर, आरबीसी के ऊपर पाया जाता है, बस इतना ध्यान रखो, एंटीजन ब्लड की बात कर रहे हैं, बाकी हर एक सेल पर होगा ही होगा, बट मैं अभी आरबीसी का काम पढ़ना है अपने को, तो आरबीसी पढ़ा रहा हूँ आपको। एंटीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, कहता है ये जो है अपनी सेल अपने शरीर की है, इसी शरीर की है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में एंटीजन पाए जाते हैं 2, एंटीजन आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं, कहते हैं 2, एक तो ए हो सकता है वो, एक बी हो सकता है। तो कुछ आरबीसी ऐसी है शरीर में, है ना, हमारे शरीर में किसी भी व्यक्ति के शरीर में, उसके शरीर में आरबीसी कुछ ऐसी है, 2 ही एंटीजन होते हैं, ध्यान रखेंगे। एंटीजन कितने हुए, 2 ही, किसके ऊपर, आरबीसी पर पाए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, थोड़ा सा भी हटके तो दिक्कत हो जाएगी। एंटीजन 2 होते हैं, किस पर होते हैं, आरबीसी पर, आरबीसी पर। वैसे शरीर में अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, स्पेशली किससे बने होते हैं, प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन अथवा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे पचता है सर, कहते हैं फाइनली जब पचता है ग्लूकोज की फॉर्म में पचता है, और लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसको हम एग्जैक्टली प्रोटीन को एंटीजन के लिए एक नाम यूज कर देते थे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब इसमें सर कहते हैं ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है, दोनों अंश है, इसलिए एंटीजन को नाम दे देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। नाम क्लियर हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ग्लाइकोप्रोटीन मतलब एंटीजन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, किस पर पाया जा रहा है? आरबीसी पर पाया जा रहा है। यहाँ पर हम रक्त की बात करें, वैसे हर एक शरीर की सेल पर पाया जाएगा, चाहे वो डब्ल्यूबीसी है, चाहे प्लेटलेट्स है, चाहे मेरी बोन सेल है, चाहे कोई भी है, हर एक चीज पर पाया, मेरी किडनी की सेल है उस पर भी पाया जा रहा है एंटीजन, हर चीज पर पाया जा रहा है। ठीक है, हम आरबीसी की बात करें अभी, तो इसलिए आरबीसी ही समझा रहा हूं मैं। तो एंटीजन, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन पाया जाता है वो या तो ए हो सकता है, या आपका एक ए हो सकता है, या दूसरा बी हो सकता है, या फिर तीसरी कंडीशन में ऐसा सकता है कि कोई एंटीजन हो ही ना, या चौथी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों एंटीजन हो। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि एंटीजन आरबीसी के ऊपर कितने होते हैं? ए और बी, दो ही एंटीजन होते हैं। तो कुछ मेरे शरीर में आरबीसी ऐसी है जिनके ऊपर ए एंटीजन पाया जा रहा है, ए एंटीजन पाया जा रहा है। ठीक है, कुछ मेरे शरीर में आरबीसी ऐसी है, मान लो किसी के शरीर में, किसी और के शरीर में, ठीक है, जिनके ऊपर ये भी आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, और ये भी आरबीसी है। तो मैं ये बता रहा था कि एंटीजन पाए जा रहे हैं इनके ऊपर, सभी के ऊपर, सभी आरबीसी पर एंटीजन पाए जाएंगे, और इन्हीं एंटीजन के कारण ही हमारे ब्लड की पहचान हुई, क्योंकि स्पेशल ब्लड की पहचान ही आरबीसी के कारण होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा आरबीसी की तो है ना? कुछ आरबीसी ऐसी है, मैंने बताया कि जिनके ऊपर ए एंटीजन पाया जा रहा है, कुछ आरबीसी ऐसी है जिनके ऊपर बी एंटीजन पाया जा रहा है, कुछ आरबीसी ऐसी है जिस पर ए एंटीजन भी पाया जा रहा है, बी एंटीजन भी पाया जा रहा है, कुछ आरबीसी ऐसी है जिनके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, ना तो ए पाया जा रहा है, ना ही बी एंटीजन पाया जा रहा है, मतलब जीरो एंटीजन है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ओ एंटीजन। ओ हम पढ़ते क्या है? ओ एंटीजन के रूप में। तो अब ब्लड ग्रुप का नाम समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने समझा दिया। तो जिस पर ए एंटीजन पाया जाएगा, आरबीसी पर एंटीजन, एंटीजन ए पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इस ब्लड ग्रुप को हम क्या देंगे? इस शरीर में एक व्यक्ति है जिसके शरीर में ए एंटीजन पाया जा रहा है केवल आरबीसी के ऊपर। किस पर? आरबीसी के ऊपर। तो उसको मैं क्या कह दूंगा? ब्लड ग्रुप, उसका मैं क्या कहूंगा? ए, यस। और जिस पर बी एंटीजन पाया जा रहा है जिसकी आरबीसी में, उसका ब्लड ग्रुप क्या कहूंगा? बी ब्लड ग्रुप। जिस पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, उस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या कहूंगा मैं? ए बी ब्लड ग्रुप। जिसके ब्लड ग्रुप में ओ एंटीजन, मतलब जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा, जीरो एंटीजन पाया जा रहा है, सॉरी, जिसमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जा रहा, ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, तीसरा एंटीजन तो कोई होता ही नहीं, मतलब उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो मैं ये कहूंगा कि उसका कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप उसका नाम नहीं है। तो नाम नहीं है ये कहने से अच्छा हम उसको कह देते हैं कि सर जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो ना बोल करके हम क्या बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ का मतलब समझ गए? ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है? कि सर उसमें कुछ भी नहीं पाया जा रहा एंटीजन, कोई एंटीजन ही नहीं है उसकी आरबीसी पर, ना तो ए है ना बी है, इसलिए हम उसको ओ मतलब जीरो एंटीजन, जीरो ब्लड ग्रुप कह रहे हैं, और ओ ब्लड ग्रुप कह रहे हैं। बात क्लियर हुई इतनी सी? कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, सभी को क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बात अच्छे समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी प्रिय बच्चों। ठीक है, इसमें दिक्कत होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अब दूसरी नई चीज सिखाता हूं मैं आपको एक और। जब ऐसा होता है ना, मैंने बताया था कि एक एंटीजन होता है, एक आपका एंटीबॉडी भी होता है। ठीक है, एंटीबॉडी भी होता है। और ये बताओ एंटीजन क्या करता है? एंटीजन की फुल फॉर्म मैंने बता रखी है आपको। एंटीजन में एक तो एंटी शब्द है और एक जन शब्द है। एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी, और जन का मतलब जनरेट करने वाला, जनरेट करने वाला। एंटीबॉडी को जनरेट करने वाला उसको बोलते हैं एंटीजन हम। ठीक है, तो ये एंटीजन ए है, मेरे शरीर की आरबीसी पर एंटीजन ए है, इसका मतलब ये एक एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी मतलब किसी को शरीर में आने नहीं देना दूसरी एंटीबॉडी को। कौन सी एंटीबॉडी को नहीं आने देना? ए तो आ सकती है ना, ए तो आ सकती है, कहता बी का नहीं आने देता, बी एंटीबॉडी बनाएगा, ये बी एंटीबॉडी बनाएगा। बात समझ रहे हो? सेम ऐसा समझिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर, जैसा कि राखी जी ने, सरिता जी ने पिछली बार एग्जांपल दिया था, बहुत मशहूर हुआ था वो, है ना? कहते एक स्कूल है, उसके अंदर केवल लड़कियां लड़कियां रहती है, लड़कियां लड़कियां पढ़ती है, तो क्या उसका वॉचमैन लड़कों को आने देगा? नहीं आने देगा स्कूल के अंदर, ऐसे ही होगा ना? तो सेम ये ए एंटीजन मानिए कि एक गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इसमें गर्ल्स हैं, ठीक है, तो क्या उस स्कूल में बॉयज की एंट्री हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बॉयज के लिए एंटीबॉडी होगी, मतलब बॉयज एंटीबॉडी है वहां पर। ठीक है, बॉयज के लिए एंटीबॉडी बना दी गई कि बॉयज, एक वॉचमैन रखा गया जो बॉयज को एंटर नहीं करने देगा उस स्कूल में। ऐसे ही एक फिर अलग स्कूल बनाया गया, उस स्कूल, वो स्कूल था बॉयज, बॉयज का मतलब बॉय, बी एंटीजन पाया जा रहा था, तो उसमें ए एंटीबॉडी बना दी गई कि इस स्कूल में भाई लड़की नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर? एक ऐसा था जिसके अंदर लड़के भी थे लड़की भी थी, दोनों ही कोएड था, है ना, दोनों ही थे, तो उसके अंदर सर कहते
एंटीबॉडी कहते हैं। अब किसको रोकोगे? लड़कों का भी स्कूल है तो लड़कियों का भी है, मतलब लड़के भी आ सकते हैं, लड़की भी आ सकती है ना, किसी को नहीं रोक सकते। तो नहीं रोक सकते तो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? एंटीबॉडी बनेगी यहाँ पर ए बी एंटीबॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी। अगर बना दी एंटीबॉडी तो भाई ए भी नहीं आ पाएगा, बी भी नहीं आ पाएगा, परंतु अपने को तो दोनों आने हैं ना, स्कूल में दोनों का एडमिशन चाहिए, लड़के भी चाहिए लड़की भी चाहिए, तो जीरो एंटीबॉडी। तो ए बी एंटीजन जहां पर दोनों होंगे तो वहां पर एंटीबॉडी जो है कोई भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? जीरो, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। नहीं, बात समझते रहना, समझ गए तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अगर यहाँ पर अटक के तो दिक्कत हो जाएगी। हल्का हल्का समझ लो, फिर मैं दोबारा फिर करवाने वाला हूँ, ठीक है? घबराना मत, ठीक है? बहुत ईजी चीज है और यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है लगभग, ठीक है? दूसरा, ये जो है इसके पास ये एक खंडर है, इसके पास भाई कोई ना तो स्कूल में क्लासेस है, ना बेंच है, ना टीचर, इसका कुछ भी नहीं है ना, मतलब ना तो इसके पास लड़के आना चाहते ना ही लड़की आना चाहती। तो क्या इसके पास, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना तो लड़कों को पसंद करता ना ही लड़कियों को पसंद करता, मतलब इसमें दोनों एंटीबॉडी हैं। क्या एंटीबॉडी है? ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है, दोनों एंटीबॉडी है, कि दोनों को ही एंटरटेन नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? इतनी सी बात, जिसको नहीं समझ में आई वो पूछ सकता है, क्वेश्चन बोल करके पूछ ले या टाइप करके पूछ ले। हाँ जी बताओ, क्योंकि ये अपने को दिक्कत कर सकती है आगे, सिंपल सी चीज है। हाँ जी, ओके, मैं अभी ये समझ रहा हूँ, सबको समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया, ठीक। तो मैं ब्लड ग्रुप पढ़ा रहा था आपको। ब्लड ग्रुप मैंने ये कहा कि आरबीसी जो होती है अपनी, आरबीसी है ना, यही मैं पढ़ा चुका हूं पहले आपको, ये अभी बताया मैं, ये सारा यही बताया। आरबीसी होती है उसकी सतह पर, उसकी लेयर्स के ऊपर, जैसे फुटबॉल है उसके ऊपर कुछ कुछ जगह पर रंग किया हुआ है ऐसे ऐसे, है ना, ठीक है, उसके ऊपर कहते हैं एंटीजन पाए जाते हैं, यही बताया, एंटीजन पाए जाते हैं। और इनका प्रेजेंट होना, एंटीजन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना ही ब्लड ग्रुप का वही नाम पड़ जाता है। मान लो जिसके ऊपर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ए ब्लड ग्रुप। जिस ब्लड ग्रुप पर बी एंटीजन पाया जा रहा है, जिस आरबीसी पर बी पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? बी ब्लड ग्रुप। जिस पर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं, ठीक है, जिस आरबीसी पर दोनों पाए जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? ए बी ब्लड ग्रुप। और जिस आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है उसको हम कहेंगे कि कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब जीरो ब्लड ग्रुप अथवा ओ ब्लड ग्रुप हम नाम कहते हैं उसका, नाम प्रोनाउंस क्या करते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। इतनी बात क्लियर भाई सभी बच्चों को? हाँ जी, ओहो वो तो मेरे को आता ही नहीं, ये क्या फंसा दिया भाई, कौशिला जी ने बहुत एडवांस प्रश्न पूछ लिया, फंसा दिया ना। तो वो कौशिला जी वो आगे की बात मैं बताऊंगा आपको, ना फिक्र मत करो, वही बता रहे हैं। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अभी तो और भी अपने को करना है ना, डोनेट कैसे करेंगे हम, देंगे कैसे, खून कैसे देते हैं कैसे नहीं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारा आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जाएगा, आरबीसी के ऊपर मान लो एंटीजन क्या पाया गया? ए पाया गया, तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए पाया गया, तो इसका मतलब क्या है कि उसके आरबीसी किस में रहती है? प्लाज्मा में रहती है, तो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में उसके अंदर फिर सैनिक है, उसके अंदर वॉचमैन लगा हुआ है उस स्कूल के अंदर, जिसमें बॉयज बॉयज पढ़ते हैं, उसके अंदर एक, जिसमें लड़कियां लड़कियां पढ़ रही है उसके अंदर एक वॉचमैन है, उसके ब्लड प्लाज्मा में कुछ है एक ऐसी चीज जो कि लड़कियों को अंदर नहीं आने देगा, मतलब बी एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी का मतलब समझते हो कि प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा, इस बॉडी का विरोध करेगा। किसका? बी का विरोध कर रहा है। ए है अंदर तो बी का विरोध कर रहा है, ठीक है, बी है तो ए का विरोध कर रहा है, ए बी दोनों अंदर है तो वो किसी का विरोध ही नहीं करे, इसका मतलब दोनों आ सकते हैं, दोनों जा सकते हैं, कोई तक चक्कर ही नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसे ही ब्लड प्लाज्मा में जो भी एंटीजन होगा, आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन होगा, ठीक है, उसके विपरीत हमेशा ही एंटीबॉडी मिलेगी। मान लो एंटीजन ए है तो विपरीत एंटीबॉडी मिलेगा बी। इतनी बात क्लियर? तो ऐसे ही एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दो पाए जाते हैं, एंटीजन भी दो होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। दोनों मिल जाए तो इकट्ठा ब्लड ग्रुप नाम देते हैं, कोई ना मिले तो ओ ब्लड ग्रुप नाम देते हैं। इतनी बात भी क्लियर है। एंटीजन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड और भी होता है, एग्लूटिनोजन। और इसको एंटीबॉडी को हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन्स बोल सकते हैं, एग्लूटिनिन्स बोल देते हैं, ठीक है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज एंटीजन और एंटीबॉडी दो याद रखेंगे और ग्लाइकोप्रोटीन नाम जरूर याद रखेंगे, एंटीजन को कहा जाते हैं। इतनी बात क्लियर? अब बात देखें, हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। हाँ 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 ठीक है सरिता जी, तो देखो सरिता जी को लालच हो गया है ना, लालच, लालची ठीक है, ज्ञान के प्रति लालच रखें, ठीक है। देखो एग्लूटिनोजन होता है, क्या कर रहा है? एग्लूटिनिन असल में किसको कहते हैं? एंटीबॉडी का एक नाम है एग्लूटिनोन, ठीक है। जन का नाम मैंने बताया हुआ है, जन का मतलब क्या होता है? जनरेट करना, याद है?
ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन को जनरेट किया जा रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, जेन का मतलब होता है जनरेट करना। ठीक है, तो कहते ऐसे वाली चीज जो एग्लूटिनिन को जनरेट करे। किसको? एग्लूटिनिन को अगर जनरेट जो कर दे तो उसको हम कहेंगे सर एग्लू, नाम तो वही होगा, एग्लूटिनोजन। कहते किसको जनरेट किया? एग्लूटिन को जनरेट करवाया, वो कारक क्या था? एंटीजन, है ना। बात समझ में आई सरिता जी? हाँ सरिता जी, हाँ हाँ, एग्लूटिनिन है एंटीबॉडी, इसका नाम है एग्लूटिनिन। ठीक है, क्योंकि ये आगे देखेंगे हम कोएगुलेशन करवा रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं? एग्लूटिनिन बोलते हैं, कि कोगुलेट करवाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से इतने खतरनाक है कि कोई भी आ गया उसको मारना है, बस इनको ये नहीं देखना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, सबको मारना है। मतलब सबको एक कोने में लगा दें, शरीर से बाहर से कोई भी चीज आ रही है ना, ब्लड आ रहा है मान लो, तो उसको एक कोने में लगाने का काम कर रहे हैं, उसको एक कोएगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन बोल दिया। ठीक है, एग्लूटिनोजन क्या है? कि इनको जनरेट करवा रहा है, एंटीबॉडी को जनरेट करवा रहा है, टीनोजन, एग्लूटिनिन को जनरेट करवाने वाला एग्लूटिनोजन। ठीक है जी, बात क्लियर? हाँ जी, इसके अलावा अभी तक कोई दिक्कत नहीं? आगे चलता हूं मैं। तो ब्लड ग्रुप मैंने बताए, अब एक अच्छे से करवाते हैं कि ब्लड ग्रुप है कितने ब्लड ग्रुप हो गए अभी तक? अभी तक हमारे 4 ही ब्लड ग्रुप बने। ऐसे टेबल बना देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए सारी सारी। ठीक है, अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि ये जो ब्लड ग्रुप है इसका नाम यहां पर लिखता हूं ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं? ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उनके अंदर जो एंटीजन पाया जा रहा है, वही बात है, एंटीजन जो पाया जा रहा है उसी को जनरेट कर रहे हैं। तो एंटीजन पाया जा रहा है, उसके विपरीत क्या मिलेगी आपको? एंटीबॉडी मिलेगी हमेशा ही। एंटीबॉडी उसके विपरीत होगी। ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी एंटीबॉडी होगी। एंटीबॉडी को मैं छोटे बी से डिनोट करता हूं ताकि आप समझ जाए, या ग्रीन से डिनोट करता हूं। बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए एंटीबॉडी होगी। ए का विरोध कर रहा है मतलब यहाँ पर ए बी दोनों ही एंटीजन है, विरोध किसका करें? किसी का कर ही नहीं सकते विरोध, तो मतलब कोई भी, ये लिख दूं, जीरो लिख दूं, या कोई एंटीबॉडी नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों का विरोध नहीं कर सकते। ओ एंटीजन है, इसका मतलब ये दोनों का विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी है इसमें। बात समझ में आ गई है इतनी भी? ठीक है, अब क्या होता है? डोनेट किसको किया जाएगा ब्लड? मान लो डोनेट करना है, ब्लड डोनेट करना है। अभी तक 4 ही ब्लड ग्रुप को समझ रहे हैं हम, ए प्लस माइनस को भी समझेंगे, जैसे कौशिला जी कह रहे सर ए नेगेटिव बी नेगेटिव ये क्या होता है, वो भी समझ रहे हैं जी हमें, तो है ना, वो भी समझना है, तो उसको समझना है। तो अब अपने को ये ध्यान देना है इसके लिए कि ये जो ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है। मान लो आपको खून लेना है, तो खून किससे नहीं ले सकते? इसका मतलब एंटीबॉडी का मतलब ये है कि बी जहां पर भी मिल गया ना आपको, उसका खून नहीं ले सकते। मैं ये कहता हूं कि मैंने खून दे दिया सभी बच्चों को, ए का भी दे दिया, बी का भी दे दिया, ए बी ब्लड ग्रुप भी दे दिया, इसको इसको दे रहा हूं मैं, है ना, ए के अंदर दे रहा हूं मैं, खून दे रहा हूं ए वाले को, और ओ का भी दे दिया। तो अब क्या होगा? जब भी हम खून देते हैं ना, किसी को किसी का भी दे दिया, तो अगर खून मैच नहीं हो रहा, एंटीबॉडी उसके अंदर है, तो वो खून क्या विरोध कर देगा। जैसे मैंने इस ए ब्लड ग्रुप वाले को खून दिया ए का, तो ए का दिया तो इसमें एंटीबॉडी सेम थी, है ना, बी एंटीबॉडी थी, यहां पर बी का विरोध करना था, इसको बी को नहीं आने दूंगा कहता, तो ए को तो कहता आने दे सकता हूं, ए तो मिल जाएगा इसको, ए राइट है, ए मिल गया। ठीक है, ए मिल गया। विरोध किसका कर रहा है ये? विरोध कर रहा है सर, देखो ध्यान से, विरोध ये कर रहा है बी का। ठीक है, बी का विरोध कर रहा है, ये बी है, बी का विरोध कर रहा है, तो बी को क्या ये लेगा क्या अपने पास? आने देगा? नहीं आने देगा, मतलब बी नहीं होगा उत्तर, बी इसको डोनेट नहीं कर पाएगा। यहां पर ए बी दोनों है, ए बी में बी एंटीजन है, इसका भी विरोध करेगा, इसको भी लेगा। मतलब फुल एंड फाइनल किस किस से ब्लड ले सकता है ये? ए से या ओ से, दो ही बंदों से खून ले सकता है ये। बात समझ में आई इतनी सी? हाँ जी, ये किससे ले सकता है? हाँ जी, ठीक है, ओके, या तो ए से लेगा या ओ से लेगा, दो ही बंदों से खून ले सकता है अभी ये वाला ए, डोनेट इसको इसी को कर रहा है। ठीक है, अब ये खून और है डोनर्स, मैं डोनर लिख देता हूं फिर आपका अच्छा हो जाएगा, डोनर।
ये डोनर है, किस किस को दे सकते हैं। ये अब खून बी को देने वाले हैं तो कौन, एक तो बी को दे सकता है अपने आप को, एक ओ सबको दे सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये विरोध तो ए का कर रहा है ना, ठीक है। इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं तो विरोध ए का कर ही नहीं सकता किसी का भी। ऐसे ही ए बी है, ए बी जो है किस, कौन सी एंटीबॉडी है इनके पास, ओ एंटीबॉडी है, ओ का विरोध करेंगे, है ना, कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो मतलब विरोध कहते किसी का नहीं करेंगे हम, कोई भी आ जाओ, ए भी आ जाओ तो भी हम खून ले लेंगे, बी आ जाओ तो भी उसका खून ले लेंगे, है ना, सी डी ई एफ कोई आ जाए सबका खून ले लेंगे। ओ है कहता उसका भी ले लेंगे, ए बी दोनों भी खून देना चाहिए तो उसका भी ले लेंगे, हम सबका खून ले लेंगे, ए बी ये कह रहा है। ओ जो है ये कहता मैं ए से भी नहीं लूंगा बी से भी नहीं लूंगा, तो मतलब ना तो मैं ए को लिखूंगा यहाँ पर डोनेट करवाऊंगा, ना बी से खून लूंगा, ना ही ए बी से लूंगा, किससे लूंगा, किससे लूंगा, ओ से ही लूंगा, अपने आप से लूंगा। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है एक बात, बहुत ही पते की बात बताऊंगा अभी, ठीक है, कि आपको ये जो सीखना है कि ब्लड जो होता है वो अब सबको कौन दे रहा है, ओ यहां भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है, यहां भी दे रहा है, यहां भी दे रहा है, तो ओ क्या होगा आपका यूनिवर्सल डोनर, डोनर यूनिवर्सल डोनर हो गया। किसको कहेंगे, एक प्रश्न बनता है यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको दे सकता है, क्योंकि इसका कोई विरोध ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है ना, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी का विरोध ही नहीं करता, समझ गए, ठीक है। और यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, यूनिवर्सल रिसीवर, रिसीवर कौन होगा, जो लेते टाइम कोई शंका ना करे, किसी से भी मांगने में हर्ज ना करे, दिक्कत ना करे, वो कौन होगा, ए बी। क्यों, क्योंकि इसके पास विरोध करने के लिए कोई है ही नहीं, इसके घर में कोई दीवार ही नहीं है, इसके घर में कोई भी आ सकता है, मैदान में रहता ही है ना, कोई भी आ सकता है, दीवार जिसके घर की होगी उसके घर में कोई नहीं आ पाएगा, इसके घर में कोई दीवार नहीं, मतलब एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी किसी भी दिशा से कभी भी आ सकता है इसके घर, ए बी के। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन हो गया, ए बी। ये दो बातें बताने के लिए मैंने इतना ताम झाम किया था आपके लिए, है ना, ये दो बातें कैसे काम होती है, और ये आपका प्रश्न का हिस्सा जरूर बनती है। यूनिवर्सल रिसीवर ए बी, यूनिवर्सल डोनर जो होता है आपका ओ। एक बार प्रश्न आया हुआ है, आगे फिर कभी दोहरा सकता है एग्जामिनर और बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकता है आपसे। क्या ये समझ जाएंगे तीसरी बात, हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी, बहुत ही बढ़िया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा, कल हम इसको फिर से और अच्छे से करेंगे, ए प्लस बी प्लस वो पॉजिटिव जो है उनको भी हम करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है इस ब्लड ग्रुप को लेकर के तो वो पूछ सकता है, अभी तक प्लस माइनस को छोड़ करके, है ना, हाँ जी।